हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M2R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 45 है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हम ओ लेवल M2R5 यानी कि वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके सारे वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, CSS फ्रेमवर्क, AngularJS, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करवा दी हैं, ठीक है। और इसके जो भी वीडियो लेक्चर और PDF नोट्स हैं वो भी हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो कि टोटली 100% फ्री हैं। नोट्स कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है ये हमने अपने वीडियो में बता रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो देखने हैं और आपका सिलेबस पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में हमने प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के भी एक वीडियो अपलोड कर दी है और अभी यहाँ पर हमारा बचा है थ्योरी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज से हम इस वीडियो से थ्योरी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 200+ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि चैप्टर वाइज होंगे और हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को हम समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन रीड किया और उसका एक ऑप्शन जो है वो सही है वो हमने बता के आगे इस मतलब बढ़ गया, ऐसा नहीं है। चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में समझेंगे, तो इससे क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन पर लगभग 2-3 क्वेश्चन आपके और नए नए बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओ लेवल के MCQ जो थ्योरी एग्जाम होगा उसमें यही क्वेश्चन या फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन देखने से पहले आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो जिस मकसद से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस मकसद से तैयारी करा रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। फिर आपको क्वेश्चंस रटने पड़ेंगे और रट के आप जो है एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, इस तरह से MCQs जो है वो HTML और CSS जावास्क्रिप्ट से बनते हैं और इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इसके जो भी नोट्स हैं और जो भी हम MCQs अभी पढ़ाने वाले हैं, ये सारा कुछ कैसे डाउनलोड करना है देख लीजिए। यहाँ पर आपको पता भी होगा upcsyoutube.com इस वेबसाइट में आना है, नोट्स में चले आना है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ओ लेवल स्टडी मटेरियल इस फोल्डर को ओपन करना है। इसमें हमने सेक्शन बना रखे हैं M1 और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको M2 का सेक्शन मिलेगा। M2 के सेक्शन में आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर ये 100 MCQs की PDF है, पार्ट 1, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जल्दी ही यहाँ पर दूसरी PDF आ जाएगी इस जगह पर, जहाँ पर पार्ट 2, जिसमें आपके आगे और 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड हो गई तो इसे हम डेस्कटॉप पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हमने कट किया और ये आ गए हम डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन की जो PDF है डाउनलोड कर ली है, तो यहाँ पर आप भी इसे डाउनलोड कर लें, ठीक है। और दूसरी PDF जो है वो भी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, प्रैक्टिकल एग्जाम का वीडियो, और अब यहाँ पर हम MCQ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए यहाँ पर ओपन करते हैं MCQs की PDF और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल है, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अगर हम कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो हम कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर TV या मोबाइल या कहीं भी चला सके, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग हो, तो उसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। उसको मोबाइल फ्रेंडली यानी कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है। जिस तरह के डिवाइस पर होगी उस तरह से उसका रिस्पॉन्स होगा। इसके बारे में हम समझ चुके हैं, रिस्पॉन्सिव वर्ड के बारे में एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बाकी बात करें, यहाँ पर रिएक्टिव या फास्ट लोडिंग, ये सब अलग अलग वर्ड हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैलिड कैरेक्टर सेट है, ठीक है। वैलिड कैरेक्टर सेट है तो देखिए ANSI ये भी एक वैलिड कैरेक्टर सेट है, UTF-8 हो गया और ASCII यानी ASCII, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारे ही वैलिड कैरेक्टर सेट हैं, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। कैरेक्टर सेट क्या होते हैं ये हम पढ़ा चुके हैं, M1 में भी था और आई थिंक M2 में शायद हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन M2 से भी ये रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैप डेफिनेशन फाइल आमतौर पर कहाँ स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो जो वेबसाइट की मैप डेफिनेशन फाइल होती है वो CGI बिन में स्टोर होती है और इसके बारे में शायद हमने आई थिंक देखा है, जो हमने M2R5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे थ्योरी बेस, उसमें इसको हमने देखा था, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर है CGI बिन। अगला क्वेश्चन, DNS ट्रांसलेट करता है। DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट करता है। क्या ट्रांसलेट करता है? तो IP इंटू डोमेन नेम सही है, क्योंकि हर एक वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है जिसे डोमेन में ट्रांसलेट किया जाता है। और डोमेन नेम को IP में, तो ये भी सही है, क्योंकि जो डोमेन होता है वो IP में भी ट्रांसलेट होता है। हम IP को डोमेन या डोमेन को IP कहें तो दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बोथ A एंड B, क्योंकि जो DNS है वो IP को डोमेन और डोमेन को IP दोनों में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। मेन IP होती है, डोमेन उसका टैग होता है। लेकिन अगर कोई डोमेन सर्च करेगा तो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने हमारी वेबसाइट upcsyoutube.com सर्च की, तो ये आपने डोमेन सर्च किया, तो पहले क्या होगा, डोमेन से ये IP में कन्वर्ट होगा, क्लियर है। और इसी तरीके से जब हमारे वेबसाइट
वेबसाइट की आईपी होती है और उसे जब हम डोमेन से कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो आईपी से डोमेन में कन्वर्ट होता है, यानी कि दोनों चीज़ें होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर है बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वेबसाइट के दो मेन पार्ट होते हैं, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरी है, यानी जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वेबसाइट होती है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरा क्या होता है, तो क्या सर्वर इंटरेक्शन मोड या यूजर इंटरेक्शन मोड या फिर स्क्रिप्टिंग इंजन या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है स्क्रिप्टिंग इंजन। ठीक है, स्क्रिप्टिंग इंजन कैसे, तो जो सर्वर साइड होती है आपको पता है कि वो सर्वर साइड पर ही रन होती है, तो उसके मेन दो पार्ट होते हैं, एक तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज खुद और दूसरा स्क्रिप्टिंग इंजन जहां पर वो रन होगी बैक एंड पर। क्लियर है, तो इससे मतलब इन चारों ऑप्शन में यही सबसे सही आंसर है जो सटीक बैठ रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट को बैकएंड से कनेक्ट करना, डेटा को प्रोसेस करना और हायर लेयर के बिहेवियर को कंट्रोल करना, ये सभी वर्क निम्न द्वारा किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर देखिए जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, कि जावा स्क्रिप्ट से ही हम वेबसाइट को बैकएंड से कनेक्ट कर सकते हैं। बैकएंड क्या है हम समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने सिलेबस वीडियो नहीं देखे हैं तो हो सकता है आपको इसमें दिक्कत हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इसका यहाँ पर सही आंसर जावा स्क्रिप्ट है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हम वेबसाइट को बैकएंड से कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साथ साथ में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो ये सारे काम जावा स्क्रिप्ट से ही होंगे, HTML या फिर CSS से नहीं होंगे, क्योंकि HTML जो है ये मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि वेबसाइट किस तरह से दिखेगी इसका काम होता है ये करना, और CSS जो है ये प्रेजेंटेशनल मतलब लैंग्वेज है। ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे मतलब किस तरह से अट्रैक्टिव वेबसाइट बनानी है, ये CSS का यूज करते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन, वेबसाइट एक डैश का कलेक्शन है। वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट HTML डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन है। आपको पता चल गया होगा, इसका सही आंसर है वेबसाइट एक HTML डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ऑडियो एंड वीडियो का भी है, ग्राफिक्स फाइल का भी है, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सॉरी, यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान रखना है, इसी तरह से आपसे भी मिस्टेक हो सकती है। आपने क्वेश्चन पढ़ा वेबसाइट एक कलेक्शन है, HTML पढ़ लिया तो तुरंत आपने इस वाले को टिक कर दिया। नहीं, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, हो सकता है कि ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि वेबसाइट जो है ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स मीडिया और HTML तीनों का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन, सर्वर साइड स्क्रिप्ट इज, यानी सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है डैश, तो विजिबल टू द इंड यूजर, यानी कि इंड यूजर का मतलब हम लोग जो ये वेबसाइट को एक्सेस करता है। ठीक है, जो वेबसाइट को एक्सेस करता है वो इंड यूजर होता है। तो क्या सर्वर साइड स्क्रिप्ट उसको दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, तो ये ऑप्शन गलत है। यूजर डिफाइंड, ये भी गलत है, यूजर उसको डिफाइन नहीं करता। इनविजिबल टू द इंड यूजर, ये सही है। ठीक है, क्योंकि जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है वो इंड यूजर को नहीं दिखाई देती, उसके लिए वो इनविजिबल होती है। क्लियर है, सर्वर साइड क्या होती है पता है, और क्लाइंट साइड जो होती है वो दिखाई देती है। ठीक है, क्लाइंट साइड जो होती है वो विजिबल होती है इंड यूजर को। क्लियर है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट में वैलिड डेटा टाइप नहीं है, यानी जावा स्क्रिप्ट आपको पता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें वैलिड डेटा टाइप नहीं है। कौन सा, नंबर, फ्लॉट, बुलियन या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फ्लॉट। ध्यान रखना फ्लॉट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में फ्लॉट डेटा टाइप नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे फ्लॉट नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर हम 10.50 लिखना चाहें फ्लॉट नंबर तो नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि इसमें इंटीजर यानी कि इंटीजर या फिर फ्लॉट इस तरह से कोई डेटा टाइप नहीं होता है, बल्कि इंटीजर और फ्लॉट दोनों को ही इसमें नंबर बोला जाता है। ठीक है, नंबर के अंतर्गत ही इंटीजर और फ्लॉट दोनों चीज़ें आ जाती है। क्लियर है, तो यहाँ पर नंबर होता है, बुलियन भी होता है जिसमें यस नो यानी ट्रू फॉल्स की वैल्यू होती है, लेकिन फ्लॉट जो होता है ये नहीं होता है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, सी में होता है, पाइथन में होता है फ्लॉट डेटा टाइप, लेकिन इसमें नहीं होता है। क्लियर है, तो जावा स्क्रिप्ट में वैलिड डेटा टाइप नहीं है, कौन सा, फ्लॉट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, स्पेशली डिजाइंड किए गए डॉक्यूमेंट की एक सीरीज जिसे इंटरनेट पर देखा जाना पसंद किया जाता है। ठीक है, स्पेशली डिजाइंड किए गए डॉक्यूमेंट की एक सीरीज। ठीक है, अब स्पेशली डिजाइन किए गए डॉक्यूमेंट की एक सीरीज यानी कि एक वेबसाइट हम कह सकते हैं, और एक वेबसाइट जो है वो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत आती है। ठीक है, जिसे इंटरनेट पर देखा जाना पसंद किया जाता है, तो सही आंसर यहाँ पर www ही है, क्योंकि सर्च इंजन का काम वेबसाइट को सर्च करना, वेब सर्वर का काम वेबसाइट को होल्ड करके रखना, पता है ना। यानी कि जो अपनी वेबसाइट हम बनाते हैं वो कहाँ स्टोर होती है, वेब सर्वर पर। वेब सर्वर एक तरह का कंप्यूटर है जिसकी मेमोरी और पावर उसकी हम यूज करते हैं, और सर्च इंजन जो है ये भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, लेकिन सर्च इंजन में इस तरह की फंक्शनलिटी इस तरह से कोडिंग की गई है कि वो जो है जो भी यूजर सर्च करता है सर्च इंजन के पास पहुंचता है, और सर्च इंजन देखता है कि वो इन्फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर वेब सर्वर में है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इसका सही आंसर www था। अगला क्वेश्चन,
करंट न्यूज़, आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स आदि जैसे सब्जेक्ट की विस्तृत श्रृंखला यानी कि वाइड रेंज पर डिस्कस करने के लिए एक इंटरफेस फॉरम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए ई डिस्कशन, न्यूज़ ग्रुप, चैटिंग, ई लर्निंग। अब देखिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनेट से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं इनका यूज हम अलग अलग पर्पज से करते हैं। जैसे ई डिस्कशन, यहाँ पर हम चैटिंग कर सकते हैं। न्यूज़ ग्रुप, ठीक है, न्यूज़ ग्रुप में मतलब हमें मतलब करंट न्यूज़ भी मिल जाएगी, आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स मतलब डेली टू डेली का हो रहा है वो भी हमें मिल जाएगा न्यूज़ ग्रुप में। तो यहाँ पर इसका सटीक और सही आंसर न्यूज़ ग्रुप ही बैठ रहा है, क्योंकि इसमें हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। चैटिंग में केवल चैटिंग कर सकते हैं, ई लर्निंग में मतलब लर्निंग कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन लॉजिकल होते हैं। इन लॉजिकल का मतलब कि उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन नीचे दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि नोटपैड प्लस प्लस में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो नॉर्मली आपको पता है कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में फाइंड और रिप्लेस जो होता है वो एडिट मेनू में होता है, और नोटपैड में भी एडिट में ही होता है। लेकिन नोटपैड प्लस प्लस में जो फाइंड एंड रिप्लेस होता है वो एडिट में ना होकर कहाँ होता है, सर्च में होता है। ठीक है, आप देखें नोटपैड प्लस प्लस में जो फाइंड रिप्लेस होता है वो सर्च में होता है। क्लियर है, तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल का मतलब ये फिक्स है कि हाँ इसका आंसर सर्च ही होगा, क्योंकि फाइंड और रिप्लेस सर्च में होता है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहाँ पर ये इन लॉजिकल है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें हमें ये देखना है कि इन चारों में से सबसे बढ़िया आंसर कौन सा है जो क्वेश्चन के साथ सटीक बैठता है। तो न्यूज़ ग्रुप है, तो इसलिए इसका सही आंसर न्यूज़ ग्रुप है। एग्जाम्पल के लिए अगर न्यूज़ ग्रुप ऑप्शन में नहीं होता तो यहाँ पर ई लर्निंग भी हो सकता था। ठीक है, एक नॉर्मली बात आपको बता रहे हैं कि इस तरह से भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर हमें 2 या 3 ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन उसमें से सबसे सही कौन सा है ये हमें पहचानना होता है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी, यानी कि जो फाइंड एंड रिप्लेस होता है वो सर्च में होता है। अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउजर क्या है। ठीक है, तो यह यूजर को इंटरनेट के रिसोर्सेज को एक्सेस करने में सक्षम बनाते हैं। तो ये सही है, क्योंकि इंटरनेट एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क पर जो भी रिसोर्स यानी कि जो भी डेटा अवेलेबल है वो हम जो है एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउजर के जरिए। क्योंकि अगर हमें इंटरनेट चलाना है यानी कि इंटरनेट नेटवर्क पर कुछ भी काम करना है तो उसके लिए हमें वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला है HTML डॉक्यूमेंट को देखने के लिए यूज किया जाने वाला प्रोग्राम। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ये ए और बी दोनों सही है, तो जाहिर सी बात है कि इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव होगा। क्योंकि यहाँ पर तीसरा भी सही है, एक प्रोग्राम जो एक वेब पेज को डिस्प्ले कर सकता है। तो ये भी सही है, क्योंकि वेब ब्राउजर एक प्रोग्राम ही होता है, यानी एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो वेब पेज को डिस्प्ले करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, नोटपैड प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर है, डैश सॉफ्टवेयर है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, पेड, ट्रायलवेयर, शेयरवेयर या ओपन सोर्स। तो इसका सही आंसर है ओपन सोर्स। नोटपैड प्लस प्लस जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लियर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आप पढ़ चुके हैं M1R5 में। अगला क्वेश्चन, विंडोज प्लेटफॉर्म पर जावा स्क्रिप्ट का एक विकल्प है। ठीक है, विंडोज प्लेटफॉर्म पर जावा स्क्रिप्ट का एक विकल्प है, तो इसका सही आंसर है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। ठीक है, VB स्क्रिप्ट। तो विंडोज प्लेटफॉर्म पर हम जावा स्क्रिप्ट की बजाय VB स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। हालांकि VB स्क्रिप्ट यानी विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट जो है ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो इस तरह से आ ही सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है C। अगला क्वेश्चन, सेपरेट जावा स्क्रिप्ट एलिमेंट में किस सैम्बल का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर जावा स्क्रिप्ट की स्टेटमेंट सेपरेट करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन है सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन आपने यूज भी किया होगा, तो सेमी कॉलन का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट का एड्रेस एक यूनिक नेम है जो वेब पर किसी डैश की विशिष्ट यानी स्पेसिफिक रूप से पहचान करता है। ठीक है, तो जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो यूनिक नेम होता है, सही है। और जो वेब पेज पर किसी डैश की विशिष्ट पहचान करता है, तो किसकी पहचान करता है, तो इसका सही आंसर वेबसाइट ही है। ठीक है, क्योंकि जो वेबसाइट होती हैं उनका जो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, यानी उसका डोमेन नेम यूनिक होता है, जो वेब पेज पर किसी वेबसाइट की स्पेसिफिक रूप से पहचान करता है। क्लियर है, तो यहाँ पर कुल मिला के एड्रेस को टारगेट किया गया है, यानी हर एक वेबसाइट का एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है, और उस एड्रेस से क्या होता है, तो उस एड्रेस से वेबसाइट सर्च की जाती है, उसकी पहचान की जाती है, सिंपल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था C। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, HTML का पूरा नाम पूछा जा रहा है, सिंपल है, सबको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ध्यान रखना यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, टेस्ट नहीं टेक्स्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप पता तो होगा आपको HTML का फुल फॉर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से हो सकता है आप मीनिंग मिस्टेक की वजह से कंफ्यूज हो जाएं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, वेब डिजाइन में CMS क्या है। ठीक है, CMS क्या है, तो देखिए CMS जो होता है ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट
मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सही आंसर है डी, इसका पूरा नाम है CMS का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये होता क्या है तो देखिए आपको बता देते हैं शॉर्ट में। CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये वेब डिजाइनिंग में होता है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो कि हमारी वेबसाइट को मैनेज करता है या फिर हमें ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे वर्डप्रेस हो गया। वर्डप्रेस आपने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है। तो वर्डप्रेस में हम क्या करते हैं, इसमें हमें बहुत ही कम कोडिंग करनी पड़ती है। इसमें प्लगइन्स वगैरह होती हैं, सीधे इंस्टॉल करो और फटाफट वेबसाइट बना लो, बिल्कुल एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरीके से। जैसे MS वर्ड में अगर हमें कोई एप्लीकेशन लेटर या ऐसा कुछ लिखना होता है तो सीधे ऑप्शन से बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, ये ऐसे ऐसे करते हुए फटाफट हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया। उसी तरीके से हम वर्डप्रेस वगैरह का यूज करके एक वेबसाइट बना सकते हैं, जहां पर CMS जो है वो हमारे कंटेंट को मैनेज करने का काम करता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप CMS के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देख सकते हैं। एक फेमस पॉपुलर हमने बता दिया CMS, जो कि इसका एग्जाम्पल एक है वर्डप्रेस, ठीक है, जो कि ओपन सोर्स होता है, फ्री में कोई भी यूज कर सकता है। इसकी प्लगइन्स वगैरह जो है वो कुछ परचेज करनी पड़ती हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें फ्री होती हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ SGML, ठीक है। SGML का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका सही आंसर है सी, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, SGML, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और नीचे यहाँ पर इसके आंसर भी दिए गए हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम क्वेश्चन नंबर 21 से अगली वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।